गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे स्टेशनरी वेव। कल तक हमने देख लिया था प्रोग्रेसिव वेव, प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, और हमने देखा था प्रोग्रेसिव वेव का सुपरपोजिशन ऑफ प्रोग्रेसिव। ठीक है, जैसे सुपर इम्पोज होती है तो कब उनका एम्पलीट्यूड ज़ीरो होगा, वो सारे केसेस वगैरह ये सब देख लिया था। ठीक है, उसके बाद एक दो प्रॉब्लम थे और मैंने आपको बोला था कि वो प्रॉब्लम्स आप करके देखना, न्यूमेरिकल जो है वो आप करके देखना। यदि हो जाएंगे तो ठीक है, नहीं होंगे तो मुझे पर्सनली पूछना। पर किसी ने बोला ही नहीं है कि आप ये मैडम ये प्रॉब्लम समझाओ, तो मैं आगे बढ़ रही हूँ। ठीक है, और अब आगे है स्टेशनरी वेव्स। तो स्टेशनरी वेव्स कैसे फॉर्म होती है, तो लेना हमें प्रोग्रेसिव वेव है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप ये देखो, ये इस तरह से एक वेव, ये हमने कहा कि ट्रैवल कर रही है, मतलब ये प्रोग्रेसिव है। ठीक है, अब ये वेव यहां से लौट कर यदि आए तो कैसे दिख रही है आपको? ऐसे लूप दिख रहे हैं आपको। ठीक है ना, तो ये जो लूप दिख रहे हैं तो आपको कैसे दिख रही है कि ये वेव यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ तक पहुंची और वापस आ रही है। ठीक है, तो ना ये आगे ट्रैवल कर रही है और जो इधर से लौट रही है वो भी इसके आगे ट्रैवल नहीं कर रही है। जबकि प्रोग्रेसिव वेव की डेफिनेशन क्या है? कंटिन्यूअस ट्रेवल करती है, वो वेव को हम प्रोग्रेसिव वेव बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से दो वेव्स, एक देखा आपने, ये एक इस डायरेक्शन में जा रही है और ये जो डॉटेड लाइन से मैंने बताया है वो इस डायरेक्शन में आ रही है। ठीक है ना, आप देखो ये इस डायरेक्शन में जा रही है, ये तो ये यहाँ से ये ही वेव यहाँ से लौट रही है, समझ लो। ठीक है, तो कैसे आपको दिख रही है? यहाँ से यहाँ तक आ रही है, पर अब आने के बाद क्लैम्प्ड हो गई है ना, रुक गई है। तो हम क्या बोलेंगे? दो वेव्स साइमल्टेनियसली सेम पाथ पर, ये एक ही पाथ है, सेम पाथ पर अपोजिट डायरेक्शन से सुपर इम्पोज होती है। ठीक है, सेम फेज हो सकता है, अपोजिट फेज हो सकता है। ठीक है, तो वो वेव जब सुपर इम्पोज होती है या सुपर पोजिशन होता है उन दोनों वेव्स का, तो जो न्यू वेव फॉर्म होंगी वो फॉर्म होंगी स्टेशनरी वेव। ठीक है, ये हम देख सकते हैं बहुत इजीली एग्जांपल से। आप कोई स्ट्रिंग लो और उसको दो साइड क्लैम्प करो, ठीक है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और उसको सेंटर से वन साइड लाकर रिलीज कर दो। पहले खींचो यहाँ बीच में और उसको रिलीज कर दो। ठीक है, फिर देखोगे कैसे इस तरह से लूप बनते हैं, मतलब वो हमें दिखाई देता है कि वो लूप बन रहा है करके। ठीक है, तो वो जो लूप फॉर्म होंगे वो स्टेशनरी के लूप। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल है, उसको ट्रांसवर्स वेव, स्ट्रिंग में जो हम प्रोड्यूस करेंगे वेव वो होगी ट्रांसवर्स वेव। और हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए भी एग्जाम्पल देख सकते हैं कि हमने ये ट्यूब लिया, या तो वन साइड क्लोज रख दो, ठीक है ना, ओपन भी रख सकते हैं, क्लोज भी रख सकते हैं, और यहाँ से हमने कुछ वाइब्रेट किया। ठीक है, वाइब्रेट नहीं किया, यदि बहुत पतला ट्यूब है तो उसमें हम अपने मुंह से भी हवा दे सकते हैं, जिसको अपन सीटी बजाना बोलते हैं। ठीक है ना, जो पतली वाली सीटी आती है उसमें आप देखते हो कि दो पतला कुछ रहती है, पतली पतली सी चिप रहती है, और फिर हम उसको ब्लो करते हैं अपने मुंह से तो उसमें आवाज़ निकलती है। ठीक है, आवाज़ निकलती है मतलब साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब कौन सी वेव है? वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में देख सकते हैं, या तो आप बोथ साइड से ओपन पाइप भी ले सकते हो और उसको ऐसा इंतज़ाम कर सकते हो कि इतना वाटर लेवल पर वो पाइप रख दो, तो वो वाटर से एक साइड क्लोज हो जाता है और वन साइड क्लोज है वैसे भी चलेगा। ठीक है, यहाँ से कुछ ब्लो किया या कुछ वाइब्रेशन प्रोड्यूस किया, या आपने किसी तरह से
ये जो एयर कॉलम है, एयर में पार्टिकल है, उनमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस किया, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ पर इस तरह से लूप बनता है। अब वो लूप बनता है, ये कैसे समझ में आएगा? तो आप जिस साउंड से आप यहाँ पे एयर ब्लो कर रहे हो, उससे बहुत ज़्यादा साउंड में आपको सीटी सुनाई देगी, आवाज़ सुनाई देगी। तो हमें समझ में आ जाएगा कि लूप बना है या रेजोनेंस हुआ है। समझ में आया? तो यहाँ पर भी क्या होती है, स्टेशनरी वेव फॉर्म होती है। अब वो हमें कैसे समझ में आता है, अब हम इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे, तब हम देखते हैं, ठीक है। चलो इसके आगे अब हम देखते हैं इसका एनालिटिकल ट्रीटमेंट, कि हम इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कैसे बताएंगे कि ये स्टेशनरी वेव्स ही है। तो दो वेव्स की इक्वेशन लेके चलेंगे जो अपोजिट डायरेक्शन से निकल रही है और साइमल्टेनियसली एक दूसरे पर सुपर इम्पोज हो रही है, ठीक है। दोनों वेव्स का सुपर पोजिशन हो रहा है या दोनों एक दूसरे पर सुपर इम्पोज हो रही है, तब उनमें एक्चुअली कैसा इक्वेशन फॉर्म होता है या जो नई वेव बनती है वो क्या बन रही है, तब हमें समझ में आएगा ये स्टेशनरी है या नहीं, कौन सी टर्म उसमें है, कौन सी टर्म उसमें नहीं है, क्यों हम समझ रहे हैं कि ये स्टेशनरी वेव है, ये हम समझेंगे, ठीक है। तो आओ हम देखते हैं स्टेशनरी वेव। तो इससे मैं थोड़ा और अच्छे से, आप और अच्छे से बना लो, जैसे मेजरमेंट लेकर के, है ना, जैसे ये डिस्टेंस ऐसा मेजरमेंट लो, बराबर मेजरमेंट नहीं है, ये लिया शायद ये और फिर ये, ठीक है। ये लिया और फिर हम क्या करेंगे, ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, फिर भी शायद मेजरमेंट बराबर नहीं हुआ, ये छोटा दिखता है ना। आप थोड़ा मेजरमेंट लेकर अच्छे से लूप बनाना, और ये ऐसे, फिर ये ऐसे, इक्वल दिखने चाहिए एक्चुअली। तो ये हो गई वेव्स, आपकी स्टेशनरी वेव, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट पर, ये जहाँ पॉइंट सब मिल रहे हैं, यहाँ कैसे दिख रहा है आपको, ये पार्टिकल का ये एक्स है, तो ये जीरो दिख रहा है, एम्पलीट्यूड ये जीरो है, ये पूरा एम्पलीट्यूड यहाँ पर जीरो है, क्योंकि एक्स इधर ऊपर और इधर नीचे, ये मैक्सिमम हो गया, ये माइनस ए, और ये लो यहाँ ये प्लस ए, तो ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो गया, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो गया, ठीक है, और ये जीरो एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब यहाँ आपको कैसा दिख रहा है, ये पार्टिकल, कुछ पार्टिकल जो यहाँ पर है पूरा इस तरह से मूव है, कुछ पार्टिकल इतना जिसका एम्पलीट्यूड इतना है, कुछ पार्टिकल का इतना, कुछ का इतना है, कुछ का इतना है, और कुछ यहाँ पर है। मतलब जो नोड्स पे पार्टिकल आ रहे हैं वो सभी पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कैसा है, जीरो। मतलब देखो यहाँ जो पार्टिकल है, यहाँ जो पार्टिकल है, यहाँ जो पार्टिकल है, इनका एम्पलीट्यूड कैसा होगा, जीरो। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि स्टेशनरी वेव्स में कुछ पार्टिकल है जिनका एम्पलीट्यूड हमेशा जीरो ही रहता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये पार्टिकल मूव नहीं कर रहे, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि यहाँ एनर्जी भी ट्रांसफ़र नहीं होती है, और यहाँ वेव्स में एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, मतलब वेलोसिटी भी यहाँ पर वेव के ज़ीरो है। और ये जब हमें प्रूफ कर देंगे कि वेलोसिटी ज़ीरो है, इसीलिए वो जो वेव है वो स्टेशनरी, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर भी ऐसे ही आएगा,
इसके बाजू वाले पार्टिकल का एम्पलीट्यूड थोड़ा कम, फिर ये कम, फिर यहाँ ये कम, फिर यहाँ ये 0, ऐसे ही सब में। तो यहाँ जो है जिसका एम्पलीट्यूड 0 है, ये सभी पॉइंट्स कहलाते हैं नोड। ये भी हो जाएगा ये नोड, और यहाँ पर भी हो जाएगा ये नोड। और जहाँ ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, हर एक लूप में एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट जहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो कहलाएंगे एंटी नोड। ये इस साइड भी और इस साइड भी आप ये बताओगे, ठीक है। तो क्या बताओगे कि एंटी नोड पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है और नोड पर मिनिमम मतलब 0 एम्पलीट्यूड होता है। ये प्रॉपर्टीज में आएंगी, स्टेशनरी वेव की प्रॉपर्टीज में आएंगी, ठीक है। चलो अब इनका हम एनालिटिकल ट्रीटमेंट देखते हैं और फिर ये भी देखेंगे कब एंटी नोड बनते हैं और कब नोड्स बनते हैं, ठीक है। तो हम दो सबसे पहले लेके चलते हैं वेव्स। कौन सी? प्रोग्रेसिव वेव। तो प्रोग्रेसिव वेव की हमने जो इक्वेशन दिया था वो क्या दिया था? y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये लेके चले थे। यहाँ पर ओमेगा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 पाई n, और k इज इक्वल टू हमने देखा था 2 पाई अपॉन लैम्डा होता है, ठीक है। ये हमने सब फाइंड किया था, फिर वैल्यू पुट किया था, ठीक है। अभी यहाँ रहने देती हूँ वेव, ज़रूरत पड़ेगी प्लेस की तो हम इसको डिलीट करेंगे, ठीक है। अब ये वैल्यू यदि यहाँ पुट करूँ तो मैं y इज इक्वल टू क्या मिलता है? a साइन ओमेगा टी, ओमेगा की जगह हम 2 पाई n पुट करते हैं। 2 पाई बाई टी होता है ओमेगा, 1 बाई टी एन होता है, इसलिए 1 बाई टी की जगह n पुट कर दिया। तो 2 पाई n, k की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 पाई लैम्डा इंटू एक्स। अब ये 2 पाई दोनों में कॉमन है, तो a साइन 2 पाई n माइनस एक्स अपॉन लैम्डा, हमको ये इक्वेशन मिल गया। तो ये थोड़ा शॉर्ट लग रहा है तो हम ये लेके चलते। तो पहली जो एक वेव लेके चलेंगे y1 इज इक्वल टू a साइन 2 पाई n माइनस एक्स लैम्डा, ठीक है। यहाँ पर स्मॉल a लिया है, ठीक है। तो यहाँ स्मॉल a ले लेते हैं एम्पलीट्यूड, बाद में रिजल्टेंट सेट कैपिटल A लेगा। तो a साइन 2 पाई n ये ले लिया, ये माइनस एक्स। तो ये वाली कौन सी वेव है? जो कि x पॉजिटिव माइनस डायरेक्शन से पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, ये डायरेक्शन पॉजिटिव रहेगा। यहाँ से जो लौट रही है वेव, उसके लिए इक्वेशन हो जाएगा y2 इज इक्वल टू a साइन 2 पाई n प्लस एक्स अपॉन लैम्डा। पिछले वीडियो में पिछली क्लास में हमने देखा था कि ये क्यों ये वाली वेव प्लस होगी और ये क्यों माइनस होगी, ठीक है। तो ये दोनों वेव्स का हमने इक्वेशन लेके चला। अब इसका रिजल्टेंट क्या होता है? रिजल्टेंट होता है इनका वेक्टर सम y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, ठीक है। फिर वही हम सॉल्व करेंगे, इसको दोनों को ऐड करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a साइन 2 पाई n माइनस एक्स अपॉन लैम्डा प्लस a साइन 2 पाई n प्लस एक्स अपॉन लैम्डा, एक माइनस और एक प्लस, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज है, देखो यहाँ ओमेगा टी है, मैंने यहाँ ओमेगा की वैल्यू पुट किया टी ब्लू, ये टी आएगा, ठीक है। एन टी, ये तो ओमेगा की वैल्यू तो 2 पाई एन और साथ में टी है, टी भी साथ में पुट करेंगे तो 2 पाई एन टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा। अब इसे सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा? साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है। साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 कॉस
ए माइनस बी बाई टू, है ना, यही होता है। क्या हो जाएगा 2a, ये पूरा है, ये पूरा है साइन ए और ये पूरा है साइन बी। सॉल्व करते हैं, साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है, यहां से लेते हैं। तो 2a तो कॉमन है तो ये भी रहेगा, साइन a प्लस बी, ये प्लस होगा, ये प्लस ये आएगा, ठीक है, बाय 2 आएगा, ये प्लस ये आएगा तो 2 पाई फिर भी कॉमन ही रहेगा, ठीक है। फिर एन टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा प्लस एन टी प्लस एक्स अपॉन लैम्डा बाय 2, ठीक है। दूसरी टर्म आएंगी कॉस ए माइनस बी, ए माइनस बी है, इसमें भी 2 पाई कॉमन ही रहेगा, एन टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा माइनस एन टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा बाय 2, ठीक है, ये समझ में आया। अब देखो यहाँ माइनस प्लस क्या है, एक्स अपॉन लैम्डा, माइनस ये प्लस, ये एन टी यहाँ माइनस प्लस है तो यहाँ पे 2x बाय लैम्डा होगा, ठीक है। इसको अभी मिटा देती हूँ मैं, वापिस बना लेंगे जब जरूरत पड़ेगी तो। देखो अब इसको सॉल्व करें तो क्या मिलेगा हमें, y इज इक्वल टू 2a साइन 2 पाई, अंदर क्या बच गया, एन टी प्लस एन टी, 2 एन टी बाई 2, मतलब 2 से 2 कैंसिल तो एन टी, तो 2 पाई एन टी कॉस 2 पाई माइनस एक्स, एक्स बाय लेमडा माइनस एक्स बाय लेमडा मतलब माइनस 2x बाय लेमडा, 2 से 2 कैंसिल तो क्या बच जाता है यहाँ पे, कॉस 2 पाई माइनस एक्स बाय लेमडा, ठीक है। अब कॉस माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, ये टर्म और ये टर्म एक साथ लिखते हैं, 2a कॉस 2 पाई एक्स बाय लैम्डा, और ये टर्म साइन, ये बाद में लिख लेते हैं, साइन 2 पाई एन टी, ये टर्म अलग लिखते हैं, ठीक है। अभी आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों, क्या हुआ, y इज इक्वल टू, ठीक है। अब ये जो टर्म है ये cos के साथ है, cos के साथ टर्म मतलब पीरियोडिक टर्म हो गई x के साथ, तो ये पूरा हो गया ये एम्पलीट्यूड, तो हम ये कंसीडर कर लेते हैं इसको कैपिटल A, ठीक है। तो क्या मिला हमें, कैपिटल A के साथ साइन 2 पाई एन टी, या हम क्या बोल सकते हैं, A साइन ओमेगा टी, ये भी लिख सकते हो आप, y ठीक है। तो ये रिजल्टेंट वेव का डेफिनेशन, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब देखो जो हम प्रोग्रेसिव वेव दो अलग अलग लेके चले थे, उनके इक्वेशन क्या थे, ये लेके चलते, चलो ठीक है। ओमेगा के फॉर्म में यदि देखें तो इसमें कौन सी टर्म है प्रोग्रेसिव वेव के इक्वेशन में, ओमेगा टी माइनस के एक्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि जब भी कोई वेव का इक्वेशन आप देखो तो x की टर्म और t की टर्म चाहिए है, ठीक है, और दोनों पर जो इंडेक्स है वो भी 1 चाहिए। ऐसे कोई भी इक्वेशन जो आपको प्रूफ करना होता है कि वेव इक्वेशन है या नहीं है, तो उसके तरीके भी बताया था मैंने, और कैसे हम चेक कर सकते कि ये वेव इक्वेशन है या नहीं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपके पास कौन सी टर्म है, ओमेगा टी माइनस के एक्स, हमें जो मिली है वो ओमेगा टी की मिली, एक्स की टर्म नहीं है, ठीक है। जबकि प्रोग्रेसिव वेव में हमको इस फॉर्म में ही हमें इसका डिस्प्लेसमेंट मिलना चाहिए, जो कि नहीं है।
तो इससे क्या समझ में आता है कि ये जो हमें रिजल्टेंट वेव मिली है वो प्रोग्रेसिव वेव नहीं है। और ऊपर से यहाँ पे एक्स टर्म नहीं है जो कि क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का नहीं हो रहा है, वेव का नहीं हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी जीरो हो गई। डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो वेलोसिटी भी जीरो होगी। इसका मतलब जो वेव होगी वो कैसी होगी, स्टेशनरी होगी। तो इस तरह से यदि आपको प्रूफ करना है कि किस या फॉर्म कैसे हो रही है स्टेशनरी वेव, ये बताना है, तो आपको ये एनालिटिकल ट्रीटमेंट से बताना पड़ेगा, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से ये बताना पड़ेगा कि किस तरह से ये वेव स्टेशनरी वेव होती है या फॉर्म होती है। ठीक है, अब हमको यहाँ पे ये कंडीशन निकालना है कि कब इसमें नोड्स बनेंगे और कब एंटी नोड्स बनेंगे। जो हमने बताया था स्टार्टिंग में कि डिस्प्लेसमेंट एक्स की वैल्यू जहाँ ज़ीरो है वहाँ पे नोड बन रहे हैं, और जहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू है वहाँ पे एंटी नोड बन रहे हैं। तो वही कंडीशन यहाँ पे आ रही है क्या, ये इक्वेशन तो हमने ला दिया है, लेकिन इस इक्वेशन में वो कंडीशन आ रही है क्या, ये चेक करेंगे। और फिर आ रही है तो कितने डिस्टेंस पर नोड बनता है, कितने डिस्टेंस पर एंटी नोड बनता है, फिर दो नोड्स सक्सेसिव नोड्स के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, दो सक्सेसिव एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ये देखते हैं। फिर एक नोड और एक एंटी नोड, दो सक्सेसिव एक नोड और एक एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ये भी सब चेक करेंगे। ठीक है, तो अब आपको ये सिर्फ ये इक्वेशन लेके चलना, और जो ये हमने कंसिडर किया है a इज इक्वल टू 2a cos 2πx बाय लैम्डा, ये यहाँ तक तो आपको ये सिर्फ यही प्रूव कर रहे हैं हम कि ये वेव स्टेशनरी है। ठीक है, अब इसके आगे हम ये चेक करेंगे कि नोड और एंटी नोड कब बने, क्या लेके चलना है। फिर इसके लिए हमें जो हमने कंसीडर किया था एम्पलीट्यूड, क्योंकि एम्पलीट्यूड की बात करनी है अब हमें, तो a इज इक्वल टू 2a cos 2πx बाय लैम्डा। ठीक है, अब हमने नाम तो दे दिया कि जहां मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है उसको हमने एंटी नोड बोला। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या हो सकता है, कॉस पर डिपेंड करेगा, कॉस की वैल्यू पर। कॉस की वैल्यू क्या क्या होती है, -1, 0 और 1। ठीक है, मतलब एम्पलीट्यूड -1 है तो भी मैक्सिमम है, बस दूसरे डायरेक्ट अगले फेज में, दूसरे फेज में 1 है तो भी मैक्सिमम है एम्पलीट्यूड। क्यों, क्योंकि वो भी एक दूसरे फेज में, पर एम्पलीट्यूड तो मैक्सिमम। मतलब ये कैसे समझते हैं हम, ये जो वेव है, ये जो लूप बन रहा है, ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये क्या हो गई 1। जब कॉस की वैल्यू 1 है तब ये वाला फेज हो गया मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का। जब -1 है तो ये डायरेक्शन हो गया, -1 में ये भी मैक्सिमम हो गया। तो दोनों ही समय, ठीक है, दोनों ही समय जब कॉस की वैल्यू -1 हो या 1 हो तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब जब कॉस की वैल्यू 0 हो, कॉस की वैल्यू 0 हो तब एम्पलीट्यूड क्या होगा, 0 होगा। एम्पलीट्यूड 0 कहाँ हो रहा है, यहाँ पर। ठीक है, तो डिपेंड किस पर करेगा, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है या मिनिमम है, ये किस पर डिपेंड करेगा, कॉस की वैल्यू पर। अब कॉस की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, 0 डिग्री नहीं, कॉस थीटा का क्या होता है जब उसकी वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो कॉस π/2 साथ में 3π/2 5π/2, ये सभी के लिए कॉस की वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, a इज इक्वल टू 0 कब होगा, जब कॉस की वैल्यू होगी 0। ठीक है, ये 0 कब होगा, जब हम बोलेंगे 2a cos 2πx
बाय लैम्डा इज इक्वल टू होगा 0। ठीक है, अब ये 0 होने के लिए ये चीज हम लिख सकते हैं कि 2a, अब यहाँ पर देखो ये जो दो टर्म है, एक तो ये है और एक की पूरी कॉस है। ठीक है, जब हमने ये आपने पढ़ा होगा कभी कि ए बी इज इक्वल टू 0, देन a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे लेके चले कि cos 2 पाई x बाय लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू 0 कब होगी? जब cos की वैल्यू क्या होगी? ये जो टर्म हमने लिखा पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2। अच्छा, मैं पहले अभी एक ही लेके चल रही हूँ, पाई बाय 2। ठीक है, अब ये दोनों साइड cos है तो ये वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं हम। तो लिखेंगे इसके आगे 2 पाई x अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू पाई बाय 2। पाई से पाई कैंसिल हुआ, x की वैल्यू हमें क्या मिल गई? लैम्डा बाय 4। ठीक है, अब मैं पाई बाय 2 की जगह 3 पाई बाय 2 लेके चलूंगी तो मुझे यहाँ टर्म मिल जाएगी 3 लैम्डा बाय 4। सॉल्व करेंगे तो फिर यहाँ मिल जाएगी मुझे 5 लैम्डा बाय 4 एंड सो। मतलब 3 पाई बाय 2 लेके चली, 5 पाई बाय 2 लेके चली, तो ये ऐसी टर्म मिल जाएगी। ठीक है, कब? मतलब इतने लेंथ पर हमें क्या मिल रहा है? a इज इक्वल टू 0, मतलब नोड्स। a की वैल्यू 0 मतलब नोड्स। तो हम क्या बोल सकते हैं? ये डिस्टेंस पर नोड होगा लैम्डा बाय 4 पर, 3 लैम्डा बाय 4 पर भी नोड होगा, 5 लैम्डा बाय 4 पर भी नोड होगा। मतलब a की वैल्यू क्या होगी? 0, मतलब मिनिमम वैल्यू होगी डिस्प्लेसमेंट। अब हम ये चेक करते कि दो कंटिन्यूअस नोड, दो सक्सेसिव नोड के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस या इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो ये जब हम निकालेंगे दो नोड के बीच के डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम? 3 लैम्डा बाय 4 माइनस लैम्डा बाय 4। ये इसमें से ये माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या निकल जाएगा? क्या हो जाएगा ये? 4 3 लैम्डा माइनस लैम्डा मतलब 2 लैम्डा बाय 4 मतलब लैम्डा बाय 2। ठीक है, मतलब क्या हो गया? दो सक्सेसिव नोड के बीच की डिस्टेंस क्या आती है? लैम्डा बाय 2। मतलब ये आपकी प्रोग्रेसिव वेव, स्टेशनरी वेव है जो हम ये बना रहे हैं। ठीक है, तो ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, तो ये लैम्डा बाय 2 है, सॉरी लैम्डा बाय 4 पर है, ये 3 लैम्डा बाय 4 पर है। तो ये दो नोड्स के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई? लैम्डा बाय 2। ये वाला नोड हो गया 5 लैम्डा बाय 4। यहाँ से शुरू करना था मुझे, चलो ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से नोड बनते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं एंटी नोड की क्या कंडीशन होगी। किस कंडीशन पर बन रहा है? जब a इज इक्वल टू हो 0। ठीक है, मतलब क्या? एम्पलीट्यूड होगा 0 या मीन पोजीशन बोल सकते हो, उस समय बनेंगे नोड। अब यही कंडीशन हम लेके चलते हैं मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए। अब इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या हो सकता है? ठीक है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए कॉस की वैल्यू मुझे -1 या +1 चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? कॉस थीटा की वैल्यू कब +-1 होती है? कब +-1? ठीक है, तो कब +-1 होती है? किसके लिए +-1 होती है? 0 के लिए 1, पाई के लिए -1, 2 पाई के लिए फिर से 1, 3 पाई के लिए -1 एंड सो ऑन। इनके लिए कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है? +-1। 0 के लिए प्लस, तो फिर पाई के लिए -1, 2 पाई के लिए 0, तो फिर 3 पाई के लिए -1, ऐसे। ठीक है, क्योंकि दोनों साइड होंगे और नोड एंटी नोड दोनों साइड होंगे। ठीक है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दोनों साइड, तो हम वो लेके चलिए।
तो तब ये जो a था, ये जो a कंसीडर किया, क्योंकि 2 cos 2 पाई x बाय लैम्डा की वैल्यू यदि 1 आती है या -1 आती है, तो इसकी जगह मैं 1 या -1 पुट करूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +-2a। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी जब +-2a, +-2a a की वैल्यू आ जाएगी। अब ये a की वैल्यू यदि मैं यहाँ पर पुट करती हूँ, ठीक है, ये प्लस माइनस यहाँ मैं पुट करती हूँ, तो फिर ये कैंसिल, तो x की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, अब यहाँ पर ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या बचा, +-1, +-1 के लिए अभी मैं प्लस के लिए लेके चलती हूँ, ठीक है, प्लस के लिए लेके चलती हूँ, तो उसके लिए आ जाएगा cos 0 पहले, तो फिर मैं माइनस के लिए लेके चलती हूँ तो आ जाता है पाई। फिर मैं इसको सॉल्व करती हूँ, तो पहले तो मैं 0 के लिए सॉल्व कर दूँ, 0 के लिए सॉल्व करूँ तो क्या हो जाएगा, 2 पाई x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो एक टर्म क्या आ जाएगी, सॉल्व करेंगे, इसको मैं मिटा देती हूँ, वापिस हम कर लेंगे जब जरूरत पड़ेगी। ये ध्यान रखना है, दो नोड्स के बीच की डिस्टेंस आएगी हमारी λ/2। चलो इसको सॉल्व करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे, तो 2 पाई x बाय लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ तो x की वैल्यू आ जाएगी 0, λ/2 मल्टीप्लाई बाय 0 होगा तो 0 हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पे लेके चलती हूँ, ये प्लस लेके चला था, फिर माइनस लेके चला, तो cos पाई, इसके लिए सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, 2 पाई x अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, λ/2। ठीक है, फिर मैं वापस ये लेके चलूँ प्लस, तो 2 पाई आ जाएगा, तब 2 से 2 कैंसिल, तो फिर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा। तो क्या आ जाएगा, किस किस x के डिस्टेंस पर, पहले आया 0, फिर λ/2 आया, फिर लैम्डा आया, तो अगला जरूर 3 λ/2 आएगा, फिर 2 लैम्डा आएगा। ठीक है, तो इस x के इस डिस्टेंस पर क्या बनेगा, एंटीनोड बनेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बनेगा, एंटीनोड बनेगा। तो अब दो एंटीनोड के बीच के डिस्टेंस निकालते हैं, जैसे हम ये दो की निकाले, तो λ/2 माइनस 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, λ/2, लैम्डा माइनस λ/2, इन दोनों के बीच की निकाले तो भी λ/2। तो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एंटीनोड के बीच की डिस्टेंस भी आपकी क्या आ रही है, λ/2। दो सक्सेसिव नोड के बीच की भी डिस्टेंस आ रही थी λ/2, दो सक्सेसिव एंटीनोड के बीच की भी डिस्टेंस क्या आ रही है, λ/2। हमारे पास, तो आप ये पॉइंट लिख सकते हो कि दो सक्सेसिव नोड्स के बीच की डिस्टेंस भी λ/2 है, दो सक्सेसिव एंटी नोड के बीच की भी डिस्टेंस λ/2। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, ये हो गया एंटी नोड की कंडीशन, और नोड की कंडीशन कहाँ कहाँ बन रहा था, λ/4, 3 λ/4, फिर 5 λ/4, ये कंडीशन। अब इनको देखो किसके बीच में आ रहा है, 0 के बाद पहले λ/4 आएगा, फिर λ/2 आएगा, λ/2 और लैम्डा के बीच में ये 3 λ/4 आएगा, है ना, मतलब ये इन दोनों को साथ में लिखे, 0 पर नो एंटी नोड, फिर λ/4 ये नोड, फिर λ/2 आएगा ये एंटी नोड, फिर 3 λ/4 आएगा ये नोड, फिर लैम्डा आएगा ये एंटी नोड, फिर 5 λ/4 आएगा नोड, फिर 3 λ/2 आएगा ये एंटी नोड। तो आपको क्या दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है, एंटी नोड नोड, एंटी नोड नोड, एंटी नोड नोड। तो क्या बनते हैं, ऑल्टरनेट एंटी नोड नोड, एंटी नोड नोड।
ना, पहले नोड फिर एंटी नोड, मतलब एक नोड होगा फिर एंटी नोड होगा फिर नोड होगा फिर एंटी नोड होगा, इस तरह से ये फॉर्म होते हैं। वही हमने स्टेशनरी वेव में आपको बताया था। देखो मैं फिर से एक बार यहाँ वेव का वो डायग्राम बना देती हूँ। तो ये डायग्राम यहाँ हमने देखा था, ये नोड, ये एंटी नोड, ये नोड, ये एंटी नोड, ये नोड, ये एंटी। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, एंटी नोड नोड एंटी नोड नोड एंटी नोड। अब हम यदि ये नोड और ये एंटी नोड है, इसके बीच के डिस्टेंस निकालें तो λ/4 माइनस 0 λ/4, λ/2 माइनस λ/4 करेंगे तो फिर से क्या आएगा λ/4, 3 λ/4 अपॉन माइनस λ/2 करेंगे तो वापस सॉल्व करोगे आप देखोगे तो λ/4 ही आएगा। मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी λ/4 है, इन दोनों के बीच की भी λ/4 है, इनके बीच की भी λ/4। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, ये एक एंटी नोड और ये नोड, इनके बीच की ये जो डिस्टेंस है ये आती है λ/4। ठीक है, दो नोड के बीच की डिस्टेंस λ/2, दो एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस λ/2, लेकिन एक नोड और एक एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस कितनी रहेगी, λ/4। ये सारे जो पॉइंट्स है अभी तक हमने जो सॉल्व किया है, ये सारे पॉइंट प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव्स के लिए काम आएंगे, ये सभी प्रॉपर्टीज में आएंगे। ठीक है, अब इसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की प्रॉपर्टीज भी आप लिख सकते हो या फिर ट्रांसवर्स वेव की प्रॉपर्टीज में भी आप ये लिख सकते हो। यदि अलग अलग पूछ रहा है तो लिखना है, नहीं तो कॉमनली पूछ रहा है तो आप ट्रांसवर्स वेव या लॉन्गिट्यूडनल वेव कोई भी एक ले सकते हो या कॉमन भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो अब इसके आगे है, हाँ अब तो यही है प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव्स। इसके भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, 10 पॉइंट है, 8 पॉइंट है, ये भी एक एक चीज़ हम देखेंगे। वैसे तो जो अभी तक के मैंने बताया है वो सभी प्रॉपर्टीज में आएगा, बस उसको अब लिखना है। ठीक है, इसके बाद एक एग्जाम्पल दिया है आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव का, वो मैंने आपको पहले ही समझाया। एक पाइप लेंगे तो उसमें किस तरह से फॉर्म होते हैं नोड और एंटी नोड। लो मैं एक बार और बता देती हूँ कि आपकी बुक में इसके बाद दिया हुआ। तो ये जो स्ट्रिंग से हमने ये प्रोड्यूस किया है स्टेशनरी वेव, ये हो गई ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, अब ये पाइप में मैंने कहा साउंड प्रोड्यूस करके भी हम वेव स्टेशनरी वेव फॉर्म कर सकते हैं इस तरह से, ये दिया है आपकी बुक में। ठीक है, तो यहाँ से ठीक है, अब देखो ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, ये हो गया नोड एंटी नोड सॉरी, ये यहाँ पे बन रहा है नोड, फिर ये देखो यहाँ बन रहा है एंटी नोड और ये बन रहा है नोड। समझ में, मतलब इस तरह से पाइप लेकर के, पाइप में यदि हम प्रोड्यूस करें, वाइब्रेशन प्रोड्यूस करें तो वहाँ पे इस तरह से स्टेशनरी वेव फॉर्म होती है। ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उसमें आप देखोगे कि सभी इसमें एयर कॉलम होता है, तभी साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, बांसुरी ले लो या कोई या गिटार वगैरह ले लो, उसके अंदर जो बॉक्स होता है वो खाली होता है। वो इसीलिए होता है कि म्यूज़िक कैसे साउंड अलग अलग टाइप से प्रोड्यूस किया जा सके। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्या बोलेंगे, खाली जो कंटेनर होता है या पाइप होता है उसी में वाइब्रेशन, जिसको हम एयर कॉलम बोलते हैं, उसी में वाइब्रेशन से रेजोनेंस प्रोड्यूस होता है और जो कि ज़्यादा साउंड और डिफरेंट साउंड क्रिएट कर सकता है। इसलिए तुम अभी सोचना, अभी तक नहीं सोचा होगा तो जितने भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सभी कैसे होते हैं, ढोलक ले लो, तबला ले लो, सब अंदर से कैसे होते हैं, खाली होते हैं। ठीक है, तो उसमें यही सब प्रोड्यूस किया जाता है। चलो
हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव्स। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी है स्टेशनरी वेव्स आर प्रोड्यूस ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू आइडेंटिकल वेव्स। जो डेफिनेशन है हमारी कि दो प्रोग्रेसिव वेव को सुपर इम्पोज किया जाता है, दो प्रोग्रेसिव वेव, लेकिन एक चीज है उसमें, दो प्रोग्रेसिव वेव पर कैसी रहेगी, सेम पाथ पर और इन अपोजिट डायरेक्शन में। दोनों वेव्स कैसी रहेंगी, अपोजिट डायरेक्शन से आ रही होगी। ध्यान रखना, दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आने की वजह से उनके इक्वेशन में भी प्लस और माइनस का फर्क आएगा। ठीक है ना। तो वेव्स ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम अलोंग द सेम पाथ इन अपोजिट डायरेक्शन, ये हो गई पहली प्रॉपर्टी। सभी जो प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे, मैं अभी तक जो ये समझाई हूँ उस सब में आई है वो सारी प्रॉपर्टी। ठीक है, उसको आपको सीक्वेंस में लिखना है। सेकेंड है, इफ टू आइडेंटिकल ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव्स सुपर इम्पोज और इंटरफेयर द रिजल्टेंट वेव इज ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव। अभी जो हमने ये समझाया था स्ट्रिंग को लेकर के, तो मैंने उस समय बताया था आपको कि ये ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि दो ट्रांसवर्स वेव को सुपर इम्पोज कराते हैं जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जो नई वेव बनेंगी या स्टेशनरी वेव जो बनेंगी वो भी ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव फॉर्म होगी। ठीक है, अब वो ट्रांसवर्स में फिर से 3 पॉइंट है ट्रांसवर्स वेव के लिए कि व्हेन अ ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव इज प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्ट्रिंग, some points on the string are motionless। कौन से पॉइंट्स को motionless बोला है, ये बन रही है हमारी कौन से पॉइंट्स motionless है, नोड के, है ना। वहाँ x इज इक्वल टू 0 है, मतलब कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो बोला है some points are motionless। ठीक है, द पॉइंट्स विच डू नॉट मूव आर कॉल्ड नोड्स। तो यहाँ पर मिनिमम एम्पलीट्यूड या एम्पलीट्यूड 0 बोलकर नहीं दिया और क्या बोला है, वो पॉइंट्स को मोशनलेस, दूसरी लैंग्वेज समझ लो, दूसरे वर्ड में उसको एक्सप्लेन किया है। तो आपके ऑब्जेक्टिव में यदि ऐसे वर्ड आते हैं तो आप सोचना है आप कि वहाँ पर मीन पोजीशन भी लिख सकता है, पार्टिकल का वो हमेशा मीन पोजीशन में है या मोशनलेस है, ये भी बोल सकता है, x इज इक्वल टू 0 या एम्पलीट्यूड 0, ये भी बोल सकता है। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज हो गई, ये किसकी हो गई, नोड के लिए हो गई। ठीक है, तो ये बोला है जो पॉइंट मोशनलेस है उसको हम बोलते हैं नोड। और आगे क्या दिया है, देयर आर सम पॉइंट्स ऑन द स्ट्रिंग विच ऑसिलेट विथ ग्रेटेस्ट एम्पलीट्यूड, मतलब ए जिसको हमने लिया या माइनस ए भी ले सकते हैं, दे आर कॉल्ड एंटीनोड। ठीक है, ये पॉइंट्स को बोला मोशनलेस पॉइंट्स और इसको बोला है ग्रेटेस्ट एम्पलीट्यूड, मतलब एंटीनोड। थर्ड है, पॉइंट्स बिटवीन द नोड्स एंड एंटीनोड्स वाइब्रेट विथ वैल्यूज ऑफ एम्पलीट्यूड बिटवीन 0 एंड ए। हाँ, तो ये अब देखो ना, यहाँ यदि इसका 0 है इस पार्टिकल का, तो अगले पार्टिकल का उससे ज़्यादा है, उससे अगले पार्टिकल का ज़्यादा है, उससे अगले पार्टिकल का ज़्यादा है। एक पार्टिकल ऐसा रहेगा जिसका कि मैक्सिमम। तो यहाँ से नोड से एंटीनोड तक के जो पार्टिकल है उनका एम्पलीट्यूड बढ़ता रहेगा और एंटीनोड से नोड तक के पार्टिकल, मतलब यहाँ से यहाँ तक के पार्टिकल का कम होते जाएगा। वो चीज इफ
टू आइडेंटिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब अभी तक ट्रांसवर्स वेव के लिए बोला, अब लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए कि लॉन्गिट्यूडनल वेव को यदि हम सुपर इम्पोज कराए तो जो हमें मिलेगी नई जो स्टेशनरी वेव मिलेगी वो भी स्टेशनरी लॉन्गिट्यूडनल वेव ही होगी। ठीक है, फिर अब दो लॉन्गिट्यूडनल वेव के बीच में जो पॉइंट्स मोशनलेस होंगे वो नोड होंगे। जिस पॉइंट पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, ग्रेटेस्ट एम्पलीट्यूड होगा, उसको हम एंटी नोड बोलेंगे। सेम पॉइंट है जो ट्रांसवर्स वेव के लिए बोला वही लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए है। और वही 0 से a तक के लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव में भी 0 से a तक हर पार्टिकल का मैग्नीट्यूड बढ़ता रहेगा, और a से यदि हम 0 आए तो कम होता जाएगा, या एंटी नोड से नोड पर आए तो कम होगा और नोड से एंटी नोड पर गए तो बढ़ेगा। अब ये तो था ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए बिल्कुल अच्छे से डिस्क्राइब किया। अब फोर्थ पॉइंट है द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नोड्स या सक्सेसिव भी बोल सकते हो नोड्स इज λ/2 एंड द डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एंटी नोड या कॉन्जिक्यूटिव एंटी नोड इज λ/2। दो नोड्स के बीच के भी डिस्टेंस λ/2 है, दो एंटी नोड के बीच के डिस्टेंस भी अभी हमने बताया था, और मैंने बोला था कि ये सब अभी आपको यूज़ होगा प्रॉपर्टीज़ जब लिखोगे तब। इसके बाद फिफ्थ वाला है नोड एंड एंटी नोड आर प्रोड्यूस ऑल्टरनेटली। एक के बाद एक नोड्स एंटी नोड एंटी नोड बनते जाते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन अ नोड एंड एंटी नोड एंड एन एडजेसेंट एंटी नोड, मतलब नोड और जस्ट उसके बाद वाला एंटी नोड, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी λ/4। ये भी हमने एक्सप्लेन किया था। फिर द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन वेरीज पीरियोडिकली इन स्पेस, ऑल पॉइंट्स वाइब्रेट विद द सेम फ्रीक्वेंसी। इनका एम्पलीट्यूड भले ही कम ज़्यादा है पर इनकी फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, सेम। सभी पार्टिकल सेम फ्रीक्वेंसी से, क्योंकि हम क्या लेके चले, ओमेगा सेम लेके चल रहे हैं दोनों के लिए। तो 2πn, n मतलब क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी कैसी है, सेम। फिर थ्रू ऑल द पार्टिकल्स एक्सेप्ट दोज एट द नोड्स, ठीक है, पॉजेस एनर्जी। अब जो रेस्ट पोजीशन में, मेन पोजीशन में, तो उनके पास कोई एनर्जी है नहीं, हम ये पता नहीं कर सकते, कैसे बोलेंगे, है ना। लेकिन जो मूव कर रहे हैं, जो वाइब्रेट कर रहे हैं, उनके पास डेफिनेटली एनर्जी है, तभी वो मूव कर रहे हैं, है ना, तो वाइब्रेट कर रहे हैं। तो देयर इज नो प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी। तो हमें यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि एनर्जी का प्रोपोगेशन नहीं है, ठीक। द वेव इज लोकलाइज एंड इट्स वेलोसिटी इज 0। इसलिए जो वेव है वो लोकलाइज्ड है, मतलब वही है, उसकी वेलोसिटी कैसी हो रही है, 0। ये पॉइंट मैंने आपको सबसे पहले बोला था कि वेलोसिटी 0 हम बताएंगे तभी हम बता पाएंगे कि ये स्टेशनरी वेव। तो इस वेव में क्या बताया है कि जो नोड पर पॉइंट है वहाँ पर क्या हो रहा है, क्या बोल रहा है कि जो नोड पर पॉइंट है उनको छोड़कर सभी के पास एनर्जी, ठीक है, और वो अपनी जगह पर ही वाइब्रेट हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है कि एनर्जी ट्रांसफ़र हो ही नहीं रही है, एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, इसका मतलब वेलोसिटी 0 है, और वेलोसिटी 0 है इसलिए ये स्टेशनरी वेव है, ठीक है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 7th वाला। फिर एक ये पॉइंट है फेज से रिलेटेड कि ऑल द पार्टिकल्स बिटवीन एडजेसेंट नोड्स इन वन लूप। वन लूप मतलब क्या हो गया, ये दो नोड्स के बीच का ये पूरा पोर्शन, ये वाला, ये एक लूप, ये अगला पूरा लूप, ये पूरा लूप, ठीक है। तो एक लूप में जितने भी पार्टिकल्स आते हैं उनका जो फेज है सेम फेज में वो वाइब्रेट होते हैं। देयर इज नो प्रोग्रेसिव चेंज ऑफ फेज फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल। सेम फेज मतलब सभी
जो पार्टिकल है वो वन डायरेक्शन में जाएंगे, फिर सभी पार्टिकल दूसरे डायरेक्शन में, तो सारे पार्टिकल्स ऐसे 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 सारे पार्टिकल एक साथ, तो उसको बोलेंगे इन सेम फेज। ठीक है, तो इस तरह से वाइब्रेट होते हैं। ऑल द पार्टिकल्स इन द सेम लूप आर इन द सेम फेज ऑफ ऑसिलेशन विच रिवर्स फॉर द एडजेसेंट, जबकि यहाँ पर यदि ये इस डायरेक्शन में जा रहे हैं सारे, तो उस समय इस लूप के पार्टिकल इस डायरेक्शन में, इस लूप के पार्टिकल इस डायरेक्शन में। समझ में आया ना, ये लूप का एडजेसेंट लूप ये हो गया, इसका एडजेसेंट ये हो गया। ठीक है ना, तो इसमें यदि ये लूप के इस डायरेक्शन में सारे पार्टिकल है, तो इस लूप में ये अपोजिट डायरेक्शन में, फिर इसमें इस डायरेक्शन में। समझ में आया, ये पॉइंट कह रहा है 8th वाला। ठीक है, तो इस तरह से ये 8 पॉइंट है, आपको अच्छे से ध्यान से लर्न करना है। और उसके बाद है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एग्जाम्पल दिया है सच एज वायोलिन और क्या ये तानपुरा आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव्स। ठीक है, अब इसके बाद वापस एग्जाम्पल है न्यूमेरिकल, जो आप देखना आपको समझ में आ रहा है क्या। फिर आप, मैंने बार बार बोला, आपको कोई डाउट है तो आप पर्सनल पे मुझे लिख सकते हो, तो मैं अगली क्लास में वो चीज़ एक्सप्लेन कर सकूँगी। ठीक है, अब इसके बाद है कंपैरिजन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव एंड स्टेशनरी वेव। अब ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं रोक रही हूँ और अच्छे से ध्यान से ये वीडियो देखो और समझो, इम्पोर्टेंट चीज़ है ये स्टेशनरी वेव।